क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद गद्यांश, पद्यांश, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन संस्कृत के पूरा रखा है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मैंने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, उनको भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं, जिनमें से सही ऑप्शन भी मैंने मार्क कर रखा है और इसके पीडीएफ में आपको दे दूंगा। तो जो बाबू गुलाब राय है ना, वो द्विवेदी युग के लेखक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, चिंतामणि किस विद्या की रचना है। तो जो चिंतामणि है ना, वो निबंध की रचना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी है, मैं वो पढ़ भी नहीं रहा हूँ ताकि आपके मन में गलत चीज़ ना आ जाए। गबन, गबन किसकी रचना है बच्चों। तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, बहुत फेमस है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है 1919 से 1938 तक, ये शुक्ल युग की समयावधि है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो नीड़ का निर्माण आत्मकथा की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, ठीक है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है बच्चों, द्विवेदी युग की रचना है। आगे बढ़ते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए होगा मुझे कमेंट जरूर करना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और जिन्होंने 99 रुपये का कोर्स ले रखा है उनको तो मिल ही रहा है ऑल सब्जेक्ट की। मधुशाला किसकी रचना है बच्चों। मधुशाला जी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। भारत भारती किसकी रचना है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल है ना, सन 1943 से अब तक चला आ रहा है, अभी तक 2023 तक, 1843 से अब तक चला आ रहा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं, ठीक है। मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास होता है ना, हंसना, समझ पा रहे हैं आप। देखो अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनीत मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो रूपक और उत्प्रेक्षा ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, श्याम रंग से तुलना की जा रही है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, ठीक है ना, पीला है जिसका अंबर, तो बहुप्रिय समास है, ठीक। आंसू का तत्सम रूप क्या है। तत्सम मतलब सही रूप, शुद्ध रूप, असरूप, ठीक है। यण संधि का सूत्र क्या होता है। ये कौन बच्ची, ये कौन बच्ची, ठीक है, ये सूत्र होता है यण संधि का। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कह रहे हैं फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन फलस्य का, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या है। तो वो है प्रथम पुरुष, अपठित और एक वचन, ठीक है। ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, ओके बच्चों। अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न में, खंड भाव में, ठीक है। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पहला वाला। करें निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है, रेखांकित लिखा भी है, वो देख सकते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है।
समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य एक प्रफुल्लित चित्र का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर धीर उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है ना। तो ये बहुत ही शानदार पैराग्राफ है और इस पर क्वेश्चन आए हैं। 3 प्रश्न है 6 नंबर के। कह रहे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो गद्यांश है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। किस पाठ से लिया गया? मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। ये जो रेखांकित है ना, अंडरलाइन, इसकी व्याख्या करनी है। कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह मानना उचित नहीं है विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति को उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्न चित्त व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही को देखता है बलवान की तरफ, ठीक है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नता व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि वो चीज़ उसके पास नहीं है तो उस चीज़ की वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है। अगला है, ठीक है, इसमें अथवा करके ऑप्शन है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजना, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है। इसका बताना है कि कहाँ से क्या है। कह रहे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके जो लेखक हैं छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। या फिर ऐसे निम्नलिखित पाठ का नाम ममता, लेखक का जो नाम है वो श्री जयशंकर प्रसाद है। ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ पे ये जो अंडरलाइन कर रखा है ना, इनकी व्याख्या करनी है। तो जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तो वह हतप्रभ रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति ना बचेगा जो किसी ब्राह्मण की शुद्धता को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में ही नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू व्यक्ति ना मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी ना मिले। ठीक है। उस अंडरलाइन चीज़ को हमने ये व्याख्या में लिख देना है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गद्य हो गए, अब पद्य की बारी है। ठीक है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्य क्या है? चरण कमल बंदो हरि राही, झांकी कृपा पंगु गिरे ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह बाई। ठीक है। ये हमारा क्या है? पद्य है। तो कह रहे हैं पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ क्या है बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्वृत्त है। इस तरीके से लिखना है एग्जाम में। अब रेखांकित, यहाँ पे ये जो लाइन अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसकी व्याख्या करनी है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। तो कह रहे सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है।
इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है और अंधे व्यक्ति को सब दिखाई देता है, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति पर श्री कृष्ण चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनाकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। मैं श्री कृष्ण के चरणों को बार बार नमन करता हूँ। ठीक, कह रहे उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि श्री कृष्ण से तुलना की जा रही है ना चरणों से, तो अनुप्रास अलंकार है। ये चीज आपकी हो गई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश, ये संस्कृत का गद्यांश है, में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया च केंद्रस्थलम अस्ति इत एव संस्कृत पांडस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारासिको अंतरागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् शशिता ज्ञानेन तथा प्रभावित यभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा कारिता। ठीक है, तो संदर्भ क्या है इसका? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। प्रसंग क्या है? इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, और इसका अनुवाद क्या है? हिंदी अनुवाद। तो यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इसी से संस्कृत साहित्य संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं, दूसरा है, या तो वो करना है या करना है। कह रहे मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानता पर्यंतम अकुर्वन् तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरण विचारण च आदर्शयत् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो संदर्भ क्या है इसका? तो कहने प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धित है। प्रसंग क्या है इसका? इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद क्या है इसका? देखो, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति है, मानव जीवन का संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। हमें अपने संस्कृति को संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, ये इसका अनुवाद है हिंदी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति काम हितार्थवनान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या है? ये जो श्लोक है ना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सुतानी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, और प्रसंग है, इस श्लोकों में ना विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। अनुवाद, इसका अनुवाद क्या है? मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है। या फिर ये करना है आपको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है, ये आपने कभी न कभी सुना जरूर होगा। इसका अनुवाद क्या है? सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। कहने का अर्थ है कि सभी को सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी को शुभ दर्शन हो और कोई दुख से ग्रसित ना हो। ये इसका हिंदी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है? मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखो, महात्मा गांधी जी के दुर्लभ शरीर में महान आत्मिक बल था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसा नेतृत्व किया वह भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा।
इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। ठीक है, चैप्टर के आधार पर करना है। अगला है मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का वर्णन है। जलियांवाला बाग की निस्सन घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त सन 1920 में देश की जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरियां और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन से सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई। बूढ़े बापों की आहू से कारा की गूंजी दीवारें, बन बाविर चित्कार उठी, थर्राई ऊंची की मीनारें। ठीक है, हो सके तो ऐसे श्लोक लिख के अपने उत्तर को और अच्छा बना सकते हैं। कह रहे हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी है। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युगावंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोक नायक रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को एक शीर्षक प्रवेश में रचा है। अगला है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर के आधार पर श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने नायक के व्यक्तित्व को भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशिष्टताओं से समाहित करके नायक जवाहर के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशिष्टताओं को देखा है। जैसे कि वो एक अलौकिक पुरुष हैं। कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है तथा कहा है कि वे दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। गांधी जी से प्रभावित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद समन्वयकारी लोकनायक ज्योति जवाहर काव्य में कवि ने उन्हें संगम का राजा कहकर भी संबोधित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय भावों के प्रेरक जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। स्वाधीनता सेनानी प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने वीर जवाहर को एक उत्कृष्ट देशभक्त और अजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। ये आपको लिखना होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। देखो, द्वितीय सर्ग का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ। इस सर्ग में उसी का चरित्र अंकित हुआ। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे और अब उसे निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी और वीर छत्राणी के रूप में उसे अपने कष्टों की चिंता नहीं है। अपने बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धीरज खो बैठती है। इस सुंदर राजपुत्र का कैसा भाग्य जो राणा का पुत्र होकर भी दूध के लिए तरसता है। वह सोचती है कि राणा ने केवल यही तो किया है कि अपने शत्रु के सम्मुख शीश नहीं झुकाया, इसी के अपराध के कारण उन्हें वन वन भटकना पड़ रहा है। वह उत्साहित होकर कह उठती है, हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर। तभी राणा कुटी के बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी कुछ नहीं कहती हुई कुटी के भीतर चली जाती है। रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप सजल नेत्र हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण दीजिए या कीजिए। दौलत अकबर के मामा की लड़की है जो राजप्रसादों के वैभव को त्याग कर वन में महाराणा प्रताप के साथ रहने लगती है। महाराणा प्रताप भी उसे अपनी पुत्री की तरह ही स्नेह करते हैं। दौलत को पाकर राणा प्रताप यह भूल जाते हैं कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। दौलत के चरित्र चित्रण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, वह काल्पनिक पात्र है। इसका वर्णन स्वर्गीय श्री द्विजेंद्र लाल राय के नाटक राणा प्रताप सिंह में मिला है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में उसे वहीं से ग्रहण किया है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित कवियों में से किसी का एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 है, तो आज की इस वीडियो में मैंने लिखा है
गोस्वामी तुलसीदास जी को। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, ठीक है ना। तो आज के इस मॉडल पेपर में तुलसीदास जी के बारे में बताना सही समझा। तुलसीदास की जन्म संवत तथा जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त विवाद है। उनके जीवन परिचय को जानने के लिए महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र, सिंह सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ और प्रसिद्ध राम भक्त राम गुलाब द्विवेदी की मान्यताओं का ही आधार ग्रहण किया जाता रहा है। तुलसी के विषय में यह दोहा प्रचलित है, 1554 बी से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। ठीक है, इसके आधार पर तुलसी का जन्म संवत 1554 विक्रमी अर्थात 1498 ईस्वी में स्वीकार किया जाता है, किंतु यह इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि तब उनकी आयु 126 वर्ष बैठती है, जो उचित नहीं लगती। अधिकांश विद्वान तुलसी का जन्म 1589 अर्थात 1532 स्वीकार करते हैं, जो अधिक तर्क संगत भी है। यद्यपि इनके जन्म स्थान के विषय में विवाद है, फिर भी प्रमाणिक रूप से इनका जन्म बांदा जिले के राजापार ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी थी, तुलसी होंगी आई थिंक। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न तुलसीदास अपने शैशव से ही अपने माता पिता के संरक्षण से वंचित हो गए थे। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, माता पिता जग जाई त्यजो विधि हुई न लिखा कछु भाल भलाई। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि तुलसी का बचपन अनेक आपदाओं से व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक का नर हरिदास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त हो गया। इन्हीं के कृपा से चलते से तुलसी को वेद पुराण और अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। ठीक है, ये लिखेंगे। तुलसीदास की रचनाएं लिखनी है, की वर्णन करनी है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, 12वें रामायण, ठीक है, रामलला नहू, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, ये सब है। ठीक है, अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो स्पष्ट पत्र में ना आया हो। हर साल आता ही आता है। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनु से चेत विश्वस्त्रिमधुराय कुलवृत पालयसि कह। एक श्लोक आपको लिख देना है। ये तो मैंने अपने से लिख दिया था, आपको जो आता है वो आप लिख देंगे। अब संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जैसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे कि ये भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। पुरु राजा कहाँ आसीत, पुरु राजा एका भारत वीर आसीत। ठीक है, चंद्रशेखर कहाँ आसीत, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, जब मैं क्लास 10th में था ना, मुझे सारे रट गए थे। ये एक दो बार पढ़ा रट जाते हैं, याद भी नहीं करना पड़ता, अपने आप रट जाते हैं। अब निबंध लिखने पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण, आतंकवाद का कारण और निवारण, जनसंख्या, नारी शक्तिकरण। तो आज के वीडियो में आतंकवाद के पर लिखा है, जैसे टॉपिक बना लेना है, प्रस्तावना लिखनी है और उपसंहार पे ख़त्म करना है। ठीक है, कारण क्या था, कारण और निवारण, इसको भी ध्यान में रखते हुए 3-4 टॉपिक और बनाने से आतंकवाद का क्या अर्थ होता है, भारत में आतंकवाद क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आतंकवाद के किन किन कैसे कैसे रूप में इसका समाधान कैसे हो सकता है, और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध एग्जाम में आता है। सो देखो कि प्रस्तावना में क्या लिखना है, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करने कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों को पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते, ये भी समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते और जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। ये स्टार्टिंग में इतना लिखना है। आतंकवाद का क्या अर्थ है, आतंकवाद से बने
इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्राय विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है ना। अगला है भारत में आतंकवाद कैसे है। देखो, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिए। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उस आतंकवादी हिंसा फैली, किंतु अब यहाँ असम के बेडो आतंकवाद को छोड़कर शेष सभी शांत हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंकवाद पनपा था वह बंगाल से बाहर भी खूब फैला। बिहार, आंध्र प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग से जुलझ रहे हैं, अभी भी वहाँ पर है। इसका जिम्मेदार कौन है? आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया। राजनीतिक मुखौटों में छिपी उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गई और जब उसके प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ। अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रणी इस देश पर हुए इस वज्रपात पर सारा संसार अचंभित रह गया। उसामा बिन लादेन नामक हमले के उत्तरदायी आतंकवादी को ढूंढने में अमेरिकी सरकार ने जो सरगर्मियां दिखाई उसने सिद्ध कर दिया कि जब तक कोई देश स्वयं पीड़ा नहीं झेलता तब तक उसके पराये को पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता। आतंकवाद के कैसे रूप हैं? विविध रूप। भारत की आतंकवादी गतिविधियां निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा। समाज के एक वर्ग विशेष को जो अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए ही की गई हिंसा। एक तो ये हुआ। ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम, अग्नेय सामक का प्रयोग किया गया हो, ये दूसरे तरीके का आतंकवाद हुआ। और तीसरी आती है आपकी ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो या संपत्ति को हानि पहुंची हो। इसके अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण, हत्या या उन्हें छोड़ने के लिए सरकार के सामने अनुचित मांगे रखना, वायुसेना का अपहरण, बैंक डकैतियां, ये भी इसमें सम्मिलित है। समाधान क्या है इसका? भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचने आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी हुई है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित अवश्य है। आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए अधिक सुधार करने होंगे। कश्मीर के आतंकवाद को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्ती से कुचलना होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को सार्थक पहल करनी होगी। उपसंहार लिखना है लास्ट में आपको। यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 135 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता, अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। बाकी मैंने ऑलरेडी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, उनको आप ज़रूर देखें, वीडियो लिस्ट चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें। और चैनल पे मैं बच्चों गणित, विज्ञान ये सब तो ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ। इसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और
कौन सी वीडियो चाहिए, किस टाइप की वीडियो चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।